मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, केस कॉलेज सरायकेला, कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। आज हम प्रेमचंद लिखित गबन उपन्यास के कथानक पर चर्चा करेंगे। यह हमारे पाठ्यक्रम में यूजी सेमेस्टर 5 DSE 1 विशेष पत्र के रूप में सम्मिलित है। गबन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है और इस उपन्यास की रचना सन 1931 ईस्वी में की गई। इस उपन्यास में नारी का पुरुष के जीवन पर प्रभाव अर्थात एक पत्नी का अपने पति के जीवन पर प्रभाव जैसे प्रतिपाद्य विषय पर यह आधारित है। इसकी रचना प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास के बाद किया, जो उनका यथार्थवादी उपन्यास है। ऐसा कहा जाता है कि यथार्थवादी उपन्यासों की कड़ी में यह शामिल है और जिसका नाम है गबन। यह नारी चरित्र प्रधान उपन्यास है। एक नारी का गहनों के प्रति लगाव को उजागर किया गया है। इस लगाव से उसके पति का जीवन विद्रूपित हुआ है। इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार में टूटते मूल्यों में, अंधेरे में, आपसी रिश्ते में बिखराव दृष्टिगत होता है। इन्होंने समझौता परस्त और महत्वाकांक्षा से पूर्ण मनोवृत्ति तथा पुलिस के चरित्र को बेबाकी से प्रस्तुत करते हुए कथा को जीवंत बना दिया है। सन 1966 ईस्वी को इस उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है, जिसका निर्देशन कृष्ण चोपड़ा एवं ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। सुनील दत्त तथा साधना शिवदसानी ने जीवंत अभिनय किया है। गबन की नायिका है जालपा, जो चंद्रहार पाने के लिए हमेशा से लालायित रहती थी। उसका पति रामनाथ है, जिसे कम वेतन मिलता है। यद्यपि वह अपनी पत्नी के सामने अमीर होने का अभिनय करता है और अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए वह अपने दफ्तर में गबन करता है और भागकर कलकत्ता चला जाता है। वहाँ एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी उसे शरण देते हैं। डकैती के एक जाली मामले में पुलिस उसे फंसाकर मुखबिर की भूमिका में प्रस्तुत करती है। उसकी पत्नी परिताप करती हुई कलकत्ता आती है और जेल से निकालने में मदद करती है। वह पुलिस के रवैये के विरुद्ध जन जागृति का आगाज करती है और इस प्रकार एक क्षुद्र वृत्ति की लोभी नारी से राष्ट्र नायिका में जालपा की परिणति प्रेमचंद के कलम की कलात्मकता प्रतिस्थापित करती है। उपन्यास में दो कथानक हैं। पहला प्रयाग से संबंध एवं दूसरा कलकत्ते से संबंध, और इन स्थानों से जालपा के जीवन को जोड़ दिया गया है। प्रयाग के छोटे से गांव के जमींदार के मूर्तराज महाशय दीनदयाल और मानकी की इकलौती बेटी जालपा आभूषणों विशेषकर चंद्रहार की लालसा करती है। वह ख्वाब देखती है, स्वप्न देखती है कि विवाह के समय उसके गले में चंद्रहार सुशोभित होगा। जब उसका विवाह कचहरी में नौकर मुंशी दयानाथ के बेकार पुत्र रामानाथ से हुआ तो अन्य गहने तो थे, किंतु चंद्रहार नहीं था, जिससे जालपा को काफ़ी निराशा हुई। दीननाथ और दयानाथ दोनों ने अपनी हैसियत से कहीं अधिक बढ़-चढ़ विवाह में खर्च कर दिया था। दयानाथ कचहरी में रहते हुए
रिश्वत की कमाई से मुंह मोड़ लिया था। पुत्र रमानाथ के विवाह ने उसके कंधे पर कर्ज का बोझ लाद दिया और दयानाथ चंद्रहार चढ़ाना तो चाहते थे, किंतु जोगेश्वरी ने मना कर दिया। जालपा की एक सखी सहजाती उसे चंद्रहार प्राप्त करने के लिए हमेशा उस्काती है। जालपा चंद्रहार की माला जापते हुए ससुराल पहुंचती है और ससुराल की घर की हालत अच्छी नहीं थी। रामानाथ अपनी पत्नी के सामने अपने घराने की बड़ी शान बता रखी थी, पर कुछ दिनों के पश्चात कर्ज उतारने के लिए पिता दयानाथ के कहने पर रामानाथ कुछ गहनों के बजाय पूरा संदूक उसे उठा करके दे देता है और इधर जालपा को चोरी हो जाने का बहाना करता है। किंतु अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण वह अपने ही कपटपूर्ण रवैये से उसे आत्मग्लानि होती है और वह नौकरी के बारे में सोचने पर मजबूर होता है। वह शतरंज के साथी रमेश बाबू की सहायता से 30 रुपये की मासिक दर से चुंगी में नौकरी करता है, किंतु जालपा को वह 40 रुपया बतलाता है। इसी समय जालपा को माता के द्वारा चंद्रहार मिलता है, किंतु दया में दिया दान समझकर वह उसे स्वीकार नहीं करती। इधर रामानाथ को भी जालपा के लिए चंद्रहार बनवाने का शौक चढ़ता है। वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन, जिसके पास एक चंद्रहार था, जिसे देखकर जालपा को उस तरह के कड़े पहनने की इच्छा उत्पन्न होती है और इस प्रकार वकील इंद्रभूषण की पत्नी रतन ने रामानाथ को 600 रुपये दिया ताकि वह चंद्रहार बनवा सके। इस प्रकार कर्ज लेकर चंद्रहार जालपा को प्रदान करता है और जब वह पैसे लेने आता है तो चुंगी के पैसे को जालपा रतन को दे देती है और इस प्रकार वस्तुस्थिति जान करके कि गबन के मामले में उसे सजा हो सकती है, रामानाथ कलकत्ता भाग जाता है। इसकी खबर किसी को नहीं, एक पत्र के माध्यम से पता चलता है कि चंद्रहार के लिए वह कर्ज लिया था, अतः जालपा चंद्रहार बेच करके कर्ज चुका देती है। इसके बाद कलकत्ते के लिए वह रवाना हो जाती है। रामानाथ कलकत्ते में देवदीन के पास कुछ दिन गुप्त रहने के बाद वह एक चाय की दुकान खोलता है। एक दिन नाटक देखकर लौटते वक्त पुलिस उसे पकड़ लेती है। वह घबरा जाता है और गबन की सारी कथा उसे सुना देता है। पुलिस उसे निर्दोष पाते हुए भी नहीं छोड़ती और क्रांतिकारियों पर चल रहे मुकदमे का सरकारी गवाह बना देती है। पुलिस ने उन्हें एक बंगले में रखा और मनोरंजन के लिए जोहरा नामक वेश्या को नियुक्त किया। इधर जालपा रतन के परामर्श से 50 रुपये का शतरंज संबंधी विज्ञापन निकालती है, जिसे रामानाथ जीत जाता है। अंततः जालपा को मालूम हो गया कि रामानाथ कलकत्ते में ही है। अंततः खोजते खोजते वह देवीदीन खटिक के यहाँ पहुँचती है और रामानाथ को पुलिस के कुचक्र से निकालने में वह असफल चेष्टा करती है। रतन
इधर अपने पति के इलाज हेतु कलकत्ता आती है, परंतु पति की मृत्यु के पश्चात वह जालपा की सहायता करती है और एक पत्र के माध्यम से उन्हें यह पता चलता है कि निरपराध व्यक्तियों को दंडित किया गया है। अतः जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया। इसके पश्चात रामानाथ, जालपा, जोहरा आदि लौटकर प्रयाग के समीप रहने लगते हैं। जालपा के कारण रामानाथ में आत्मसम्मान फिर से उदित होता है। जोहरा बेश्या का जीवन छोड़ करके सेवा व्रत धारण करती है। रामानाथ और जालपा भी सेवा का मार्ग चयन करते हैं। जोहरा ने अपनी सेवा, आत्मत्याग और सरल स्वभाव से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर रतन भी मृत्यु को प्राप्त करती है। एक दिन प्रयाग के समीप गंगा नदी में डूबते हुए यात्री को बचाने के क्रम में जोहरा नदी में बहने लगती है। रामानाथ उससे बचाने के लिए कूद पड़ता है और पीछे पीछे जालपा भी, लेकिन रामानाथ आगे नहीं बढ़ पाता है। एक शक्ति उसे खींचती है तो दूसरी पीछे। आगे की पंक्ति में अनुराग, निराशा, बलिदान, लेकिन बंधन ने उसे रोक दिया। कलकत्ते में जोहरा विलास की वस्तु थी। प्रयाग में उसके घर में एक साधारण प्राणी के रूप में वह निवास करती थी। रामानाथ और जालपा ने अपने पिता दीनदयाल और अपनी माँ जोगेश्वरी को उसे देवी देन की विधवा बहू के रूप में उसे बतलाया था। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अंततः जोहरा के जल की धारा में बह जाने के पश्चात वे दोनों वापस पति पत्नी अपने घर वापस लौट जाते हैं। आज उनके सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी थी और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी का कथानक इस प्रकार से है।